सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो देखो भाई, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ मेरे भाई क्या होगा। सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो भाई, तुमको क्या बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा गया है, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बोला सर, ये है कितना, 400। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है सर, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा का स्क्वायर अगर 400 है तो भुजा कितनी होगी मेरे भाई। सर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 किसकी वैल्यू होती है, 20 की। तो भुजा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आपकी 20। अब तुमसे क्या बोला कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, यानी कि मेरे भाई आपसे बोला है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। आयत के परिमाप के क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है। तो 4 गुणा में भुजा की वैल्यू कितनी है, 20, और मेरे भाई 2 गुणा में लंबाई कितनी है सर, लंबाई का तो पता नहीं है, लंबाई को लंबाई रहने दो, लेकिन चौड़ाई तो 12 है। चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, 12। तो 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो 10 बार कटेगा, 10 चौके होता है मेरे भाई 40। तो 40 बराबर में होगा l प्लस में 12। तो लंबाई l है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो लंबाई की वैल्यू आए कितनी, 40 में से 12 घटाएंगे तो आंसर आएगा 28, यानी लंबाई कितनी है, 28। अब तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई, 28, और चौड़ाई कितनी आ गई, 12। तो मेरे भाई 12 छिकानी 72, 12 8 का होता है 12 अंटी, सॉरी 12 है ना, 18 क्यों लिख दिया फिर मैंने, तभी मैं सोच, ठीक है। तो 12 है, ठीक है भाई। तो 12 8 का होता है मेरे भाई 96, 9, 12 दूना 24, और 9 कितना होता है, 35 होता है क्या, सॉरी 24 और 9 होता है आपका कितना, 33। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 336, उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, एक एक लाइन को बड़े प्यार से समझो। तुमसे बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है सर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो भुजा की वैल्यू चाहिए हमको, तो स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। तो अंडर रूट 400 किसकी वैल्यू, तो 20। भाई 20 गुणा 20 क्या होता है, 400 होता है। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब तुमसे बोला कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा में भुजा, और आयत का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4 गुणा में भुजा, भुजा की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 चौके हो गए कितना, 80। 80 लिखो तो लिखो, वरना बाद में लिख देना। फिर 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का तो पता ही नहीं है, चौड़ाई कितनी है, 12। तो चौड़ाई की जगह पर 12 लिख दिया। तो 2 से मैंने इसे काटा, 10 बार घटा, 10 चौके 40। तो 40 में से 12 घटेगा तो लंबाई की वैल्यू आई कितनी, 28।
अब तुमसे बोला था कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 28, चौड़ाई कितनी है? 12, दोनों को गुणा करूंगा 336 आएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। और मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन ले जाएगा, सिलेक्शन उसका पक्का है। ठीक है भाई, तो 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मैं बता दूं मेरे भाई, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से, 50 रुपए के पीडीएफ से, 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो मेरे भाई इससे बड़ा इस दुनिया में कोई तोहफा नहीं हो सकता। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये ले सकते हैं। अगले सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कि जो एस है ना, एस वो टी से 20% ज्यादा है और जो टी है वो यू से 10% कम है, तो एस और यू का अनुपात बताओ मेरे भाई कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई एस तो टी से ज्यादा है और टी यू से कम है, तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना कि यू मेरे भाई कितना है, यू तुम्हारा 100 है। तो फिर टी कितना होगा? सर टी तो यू से 10% कम है, तो इससे 10% कम है मतलब टी तो 90 हो जाएगा। फिर एस तो टी से 20 ज्यादा है, तो मेरे भाई एस क्या होगा? टी से 20% ज्यादा, यानी इससे 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है तो 120 हो जाएगा बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 नाम का कितना होता है? 108 होता है। तो तुमसे बोला था कि एस और यू का अनुपात बता दो कितना होगा। तो एस कितना है? 108 है और यू कितना है? यू 100 है। तो 108 बटे में क्या कर दो? 100 कर दो। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 7 का 28। इसमें 4 का भाग देंगे तो 25, 27 बटे में 25। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि P का मान क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इसमें आपको P का मान बताना है क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 16 दूना 32 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे में 11 का, देखो भाई 11 बटे, देखो इसको कर लो तुम, तो 11 बटे में कितना है? 22। भाई 22 का भाग देना है और गुणा में करना है 8। तो देखो भाई 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 का भाग देंगे तो 4। तो 4 एकम 4 ये होगा माइनस का, 5 दूनी 10 ये होगा। इधर को देखेंगे मेरे भाई तो 1 अपॉन में P तुम्हारा भाई। तो देखो 10 में से 2 गया तो माइनस का 8, 10 में से 4 गया तो माइनस का 6 इक्वल टू 1 अपॉन में P। माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग देंगे तो 4 बार, 2 का भाग देंगे तो 3 बार। तो तुमको तो P से मतलब है तो P आएगा इधर को, तो P की वैल्यू आएगी 3 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे। 3 बटे में 4 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। 16 का भाग 32 में देंगे तो 16 दूना 32 और 5 दूनी 10, 5 दूनी ये भी 10। 11 में भाग देना है किसका? 22 का, तो 11 में भाग दे दिया 22 का और गुणा कर दिया 8। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22,
और 2 का भाग देंगे तो 4 बार, तो 4 एकम 4। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। 2 का भाग दूंगा 4 बार, 2 का भाग दूंगा 3 बार, तो 3 नीचे है, ये जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है, ये आएगा नीचे। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 3 है, तो छोटी संख्या बताओ मेरे भाई क्या। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या मेरे भाई x है, तो इनका लसाअ क्या होगा सर, लसाअ तो बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो लसाअ हो जाएगा 2x। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ना कि मेरे भाई फॉर्मूला होता है कि छोटी संख्या गुणा में बड़ी संख्या, छोटी संख्या गुणा में बड़ी संख्या इक्वल टू में होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो मेरे भाई छोटी संख्या का तो पता ही नहीं है कि क्या है, तो छोटी संख्या को तो मैं मान लेता हूं k, और बड़ी संख्या को मैंने x माना था। लसाअ कितना था 2x, और मैसाअ कितना है मेरे भाई आपका 3, तो x से x कटेगा, इधर को बचेगा k और इधर को बचेगा 3 दूनी 6। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई। देखो जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए ना, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं, यकीन मानो समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई तुम्हारे पास में भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक सवाल को 4 बार समझा पाऊं, क्योंकि एग्जाम तो सर पे आ गए, या फिर अगर मैं एक सवाल को 4 बार समझाने लग गया तो फिर सवाल नहीं हो पाएंगे ज्यादा। तो ऐसे करना, ये वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद में डीजल का मूल्य बताओ कितना होगा। तो वर्तमान में डीजल कितने का है, 80 रुपए पर लीटर का है। अब हर साल 5% की वृद्धि होगी, तो इस साल कितने की वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी, तो 105 हो जाएगा। अगले साल फिर 5 की होगी, अगले साल फिर 5 की होगी, तो फिर से 105 हो जाएगा। अब काटा पीटी कर दो, 0 से 0 कटेगा, 5 का भाग देंगे 21 बार कटेगा, 5 का भाग देंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। इनको गुणा करेंगे मेरे भाई, देखो इनको आपस में गुणा कर लो आप लोग, ठीक है। और काटो तो और काटेगा, 5 से काटा तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 5 से काटा तो कितनी बार, 21 बार कटेगा। और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 21 गुणा में 21 होता है 441। 441 में 5 का भाग दोगे तो 5 8 का 40, 4 बचेगा, 5 8 का 40, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 88 पॉइंट में 2। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो वर्तमान में डीजल का मूल्य कितना है, 80 रुपए है, तो 80 मैंने लिख दिया। 5 की वृद्धि हुई तो 105/100 हो गया, लेकिन ये कारनामा तो कितने सालों तक हो रहा है मेरे भाई, 2 वर्ष तक हो रहा है, तो 105/100 105/100। 0 से मैंने 0 काट दी, 5 का भाग दिया 21 बार गया, 5 का भाग इसमें दिया तो 2 बार गया। 2 से 8 को काटा तो 4 बार गया, 5 का भाग दिया 21 बार गया, 5 का भाग दिया 20 बार गया। 4 से काटा तो 4 पंजो 20, 21 गुणा 21 441 में 5 का भाग देंगे 88.2 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हावर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हावर है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है, तो कुल दूरी बताओ मेरे भाई क्या होगी, कुल दूरी बताओ क्या होगी। तो मेरे भाई देखो, मुझे ये बताओ, देखो विपरीत दिशा में 4 घंटे लगते हैं, विपरीत दिशा में 4 घंटे लगते हैं, तो मेरे भाई दूरी बराबर में क्या होता है, दूरी बराबर में होता है कि चाल गुणा में समय, चाल गुणा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है भाई।
तो धारा के विपरीत दिशा में मेरे भाई कितने घंटे लगेंगे? 4। तो 8 चौके 32 हो जाएगा। और धारा की दिशा में मेरे भाई 3 घंटे लगते हैं, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। एक सेकंड, धारा की विपरीत दिशा में तो 8 चौके 32 हो गया, और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है, तो कुल दूरी 3 घंटे चलते हैं, कुल दूरी देखो भाई, देखो चाल, अब देखो दूरी कितनी होगी, देखो चाल कितनी होगी। देखो अगर मैं विपरीत दिशा के बारे में बात करूंगा भाई, मान लो देखो नाव इधर को जा रही है और धारा इधर को जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में घटेंगे। तो विपरीत की बात होती है तो घटते हैं। तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, तो चाल हो गई 8, और समय कितना है? 4 घंटे का। तो 8 चौके हो गया कितना? 32। एक दूरी तो तुम्हारी ये हो गई, पहली कंडीशन हो गई है। तो दूसरी कंडीशन में मेरे भाई दूरी क्या होगी? सर दूरी वही होगी, चाल गुणा में समय। चाल कितनी? सर धारा की दिशा में, धारा भी इधर को जा रही है और नाव भी इधर को जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन दोनों से जुड़ जाती है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इसमें 3 घंटे लग रहे हैं, तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो तुमसे बोला था कि कुल दूरी बताओ कितनी है, तो कुल दूरी कितनी है? 32 और 36 को जोड़ दो, 68 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो जब बस तुम तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि जब भी विपरीत दिशा की बात होगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। और जब भी धारा की दिशा में बात होगी, सेम डायरेक्शन की बात होगी, तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 घंटे था तो 4 से गुणा किया, यहाँ पर 3 घंटे है तो 3 से गुणा, 8 चौके 32, 12 तिया 36, दोनों को जोड़ेंगे 68 आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 रुपए दर्ज किया गया। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी तुम्हारे 12 कर्मचारी हैं इनका वेतन है कितना? सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपए है। प्रबंधक के वेतन को भी ऐड कर दिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। मेरे भाई औसत क्या होता है? मैंने तुमको बताया था ना कि केक कटेगा सब में बटेगा और वो सब में बराबर बराबर बटेगा। तो औसत का मतलब ही है कि सब में बराबर बराबर बटना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, यदि प्रबंधक के वेतन को भी ऐड कर दिया जाए तो भाई देखो, पहले तो 12 आदमी थे, अब प्रबंधक और आ गया, तो अब मेरे भाई आदमी कितने हो गए? सर एक आदमी और आ गया ना, अब आदमी हो गए कितने? 13। तो अब इनका औसत वेतन 2,000 बढ़ गया। पहले 20,000 था, अब कितना हो गया? 22,000 रुपए हो गया। ठीक है भाई, अब कितना? 22,000। तो मेरे भाई प्रबंधक का वेतन बताओ क्या होगा? तो मेरे भाई सबका वेतन पहले कितना था? 20,000। तो ये जो प्रबंधक है ना भाई, इसका वेतन भी कम से कम 20,000 तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब तो सबका 2,000 बढ़ गया। अब सबका कितना बढ़ गया? 2,000 बढ़ गया। और कितने आदमियों का बढ़ा है? सर 13 आदमी। भाई सबका मिलाकर ही तो 2,000 बढ़ा है। तो 13 दूना 26, इसमें 26 और जोड़ दो, 46,000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 46,000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखो दूसरा तरीका ये है जो बच्चे करते हैं कि एक बार तुम इनको गुणा कर दो, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 के पीछे 4 जीरो, एक बार तुम इन्हें गुणा कर दो, 13 गुणा में 22, तो 12 दूना 24, सॉरी 13 दूना 26, 26 और 2 28। ठीक है मेरे भाई, 13 दूना 26 और 2 28, इनको अब आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो अब इसको इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई 0 0 0, यहां पर आएगा 6 और 28 में से 24 गए तो 4। ठीक है भाई, तो आंसर तुम्हारा फिर भी क्या आएगा? 46,000 ही आएगा। तो ट्रिक से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, आंसर वही है। तो मेरे हिसाब से ट्रिक ज्यादा बेस्ट है कि भाई सबका पहले वेतन कितना था? 20,000 था, तो आने से बढ़ा है ना, तो बढ़ा है तो कम से कम 20,000 तो है, इससे कम आंसर तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा कितना होगा? भाई सबका वेतन 2-2 हजार बढ़ गया, और सब कितने हैं? 12 तो कर्मचारी और एक प्रबंधक, 13 आदमी है, तो 13 दूना 26, तो 26 और जोड़ दो, आंसर 46 हो जाएगा।
अगले सवाल को देखते हैं। देखो भाई, एक पंखे को 1560 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हुआ। पंखे को अगर तुम 960 में बेच देते तब कितने प्रतिशत की हानि होती? तो मेरे भाई 1560 में बेचा है, 1560 में बेचा है, तब जाके 30% का लाभ हुआ। तो 30% का लाभ मतलब 130। तो 130 की वैल्यू है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूना 26, यानी 1200 आंसर तुम्हारा। तो तुमसे बोला है कि 960 में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी? तो मेरे भाई 1200 रुपए की चीज को अगर तुम 960 रुपए में बेचोगे तो हानि कितने होगी? 0, 4, और मेरे भाई कितना होगा? देने 240 रुपए की हानि होगी। 240 की हानि होगी 1200 रुपए की चीज पर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर ही दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 दूना 24, यानी कि 20% तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने 20% दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।